स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ऑयल, पीएफसी और वेदांता के बारे में, और इसके साथ बात करेंगे बहुत सारे डिविडेंड और बोनस शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं हूं आपका दोस्त करण। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस शेयर के बारे में। तो पहली बार बोनस इशू करेगी कंपनी। हर शेयर पर मिलेंगे 3 शेयर। नोट कर लें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। सो निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। बीएसएमएल लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने अपने इतिहास का पहला बोनस शेयर इशू घोषित किया है, और कंपनी ने इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड प्रत्येक एक पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर पर 3 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे चुका है, यानी कि निवेशकों को 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी की रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 की बताई जा रही है, यानी कि जिस दिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे 4 जून को, वही बोनस के हकदार माने जाएंगे, और कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है। शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने 3.1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र शेयर धारकों की संख्या निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट वेडनेसडे 4 जून की बात कही है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि अनुमानित तिथि थर्सडे यानी कि 5 जून को होगी, और जिसके तहत 3.1 अनुपात में 10 रुपए प्रति शेयर के 2,31,60,300 पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा समझ लें तो बोनस इक्विटी शेयर 6 जून को कार्य के लिए उपलब्ध होते नजर आएंगे। और नो डाउट कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है, और यहां पर 0.40 पैसे का डिविडेंड कंपनी यहां पर देती नजर आएगी, जो कि सिफारिश की गई है। और डिविडेंड जो आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है, सो एजीएम मीटिंग में यहां पर जो है डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो कंपनी के बारे में, तो एक छोटी लेकिन मजबूत एनबीएफसी है जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्ध शहर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। पीएफसी पर बड़ी अपडेट्स आती नजर आ रही है। एनबीएफसी कंपनी पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। शेयर खान ने 9 की रेटिंग दी है और 530 रुपए का टारगेट भी दिया। बात करें 410 के भाव से तो टारगेट 29% अधिक है, और वर्तमान भाव पर अगर शेयर की बात करें तो 26-27 के लिए अनुमानित जो बुक वैल्यू के मुकाबले है वो 0.9 और 0.8x मल्टीपल है, यानी कि 4% की दमदार डिविडेंड यील्ड भी है। तो डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है स्टॉक का, ये तो पता ही है, जो शेयर को और आकर्षक भी बनाता है। जुलाई 2024 में शेयर खान ने 580 रुपए का हाई बनाया था। शेयर ने 580 का हाई बनाया था, और 17 फरवरी को इसने 357 रुपए का लो बनाया था। सो निचले स्तर से 14% की रिकवरी आ चुकी है, और कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए। पीएफसी पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर इंपॉर्टेंट है, और एसेट क्वालिटी शानदार है, और रेटिंग भी दमदार है, जिसके कारण फंड जुटाना आसान और सस्ता है। 26 के लिए मैनेजमेंट ने लोन ग्रोथ का गाइडेंस 10 से 11% का दिया है, और ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले 2 साल के बीच लोन ग्रोथ 11.5% रहेगा, और आरओए 3 से 18% से अधिक मेंटेन रहेगा। तो ब्रोकरेज का काफी अच्छा व्यू है पीएफसी शेयर को लेकर के। और पीएफसी शेयर पर पर्सनली मुझे एक चीज अच्छी लगती है, वो है पी रेशो। देखिए फिलहाल स्टॉक पूरे पीयर कंपैरिजन में अगर 7 स्टॉक्स का पीयर कंपैरिजन निकालें तो इस समय आकर्षक वैल्यूएबल क्या है पी रेशो के अकॉर्डिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी का प्राइस इस समय बिल्कुल खरीदने के लायक है। मैं बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं पी रेशो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, पर्सनली बात कर रहा हूं कि मुझे पी रेशो काफी अच्छा लगता है, जो कि यहाँ पर रेक लिमिटेड और पावर फाइनेंस दोनों का ही बहुत अच्छा जो है आकर्षक दाम पर देखने के लिए मिल रहा है। ये नहीं कह सकते कि वैल्यूएशंस महंगे हैं। सेकंड थिंग यहाँ पर देखें तो कंपनी का कंटिन्यूसली रेवेन्यू, इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस में जरूर यहाँ पर कुछ जंप आया है इस बार, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा है, और सेकंड थिंग रेवेन्यू में काफी अच्छा जंप भी आया है। फाइनेंसिंग की प्रॉफिट की बात कर लें तो फाइनेंस से कंपनी एवरी क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, और उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने के लिए मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ है, और एनपीए भी कम होता कंपनी का नजर आया है, जो कि किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है अगर किसी का एनपीए कम हो। सेकंड थिंग यहाँ पर बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व अच्छा है, और रिजर्व बढ़ता भी नजर आ रहा है, और जितना ज्यादा अच्छा रिजर्व किसी कंपनी के पास रहता है उतनी ही ज्यादा डिविडेंड बोनस जैसी चीजें कंपनी आसानी से दे पाती है। वहीं पर
शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो FII ने 18.4% से 18.84% तक अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़े, करीब करीब पब्लिक का स्टेक भी स्टॉक में बढ़ा, और DI ने स्टेक यहाँ पर जरूर कुछ कम किया है, क्या 1% के करीब यहाँ पर कम देखने के लिए मिला, लेकिन वहीं पर FII का स्टेक यहाँ पर स्टॉक में बनता नजर आया। बात कर लें ट्रेंड की, ट्रेंड यहाँ पर टेक्निकल वाइज बुलिश तो नहीं कह सकते, बीरिश भी नहीं कह सकते, नेचुरल है, लेकिन जो इसके कंपोनेंट है लाइक RSI, MACD सिग्नल, इनमें कुछ प्राइस स्ट्रेंथ बनती नजर आ रही है। यहाँ पर यह भी है कि फिलहाल अपकमिंग डिविडेंड कंपनी का 2 रुपये 5 पैसे का आने वाला है, जो कि 13 जून को रिकॉर्ड डेट के साथ 2 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करूं तो म्यूचुअल फंड के पास भी 9 डिजिट तक होल्डिंग स्टॉक में बनी हुई है, और मार्च अप्रैल मंथ में भी लगातार 2 महीनों में PFC की बाइंग आती नजर आई है म्यूचुअल फंड द्वारा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर लें वेदांता के इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, तो वेदांता में मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है डीमर्जर प्लान। डीमर्जर प्लान को NCLAT की हरी झंडी मिलती नजर आई। यहाँ पर 1-2 पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि NCLAT ने हरी झंडी दे दी। अगर थोड़ा सा डीप समझे तो इसमें ये क्या है कि जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT की बात करें तो वेदांता के जो बिजली कारोबार के विभाजन, जो कि यहाँ पर डीमर्जर, और तलवंडी साबो में जो पावर लिमिटेड के साथ उनके विलय को खारिज करने वाला जो आदेश है उस पर अंतिम रोक लगा दी गई। और यह आदेश जो है वेदांता के लिए क्या है, वेदांता के लिए यह आदेश अच्छा साबित हुआ है, राहत भरा संकेत देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पर जो अपने व्यवसायों को अलग अलग इकाइयों में विभाजित करने की प्रक्रिया में इस खबर के बीच वेदांता के शेयर में कुछ तेजी भी देखने के लिए गुरुवार को मिली। और फिर आपको पता है वेदांता ने शेयर बाजार को जो सूचना दी कि 27 मई 2025 के जो आदेश ने NCLT की मुंबई पीठ द्वारा 4 मार्च 2025 को, यानी कि 1-2 महीने पहले जो आदेश पर अंतिम रोक लगा दी, और जो योजना के खारिज करने तक से संबंधित, और वेदांता ने कहा वह अपनी पूरी पुनर्गठित योजना को लेकर प्रतिबद्ध है और हितधारकों के लिए मूल्य हासिल करने की दिशा में काम करना जारी रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर समझा जाए तो जो आरोपी देश पर रोक नहीं लगाई जाती और विभिन्न न्यायाधिकारियों को 3 कंपनियों के संबंध में दायरे और दूसरे वेदन को भी प्रभावित कर सकते, और मामले की अगली जो सुनवाई है वो 4 अगस्त को होगी। NCLT ने क्यों लिया था फैसला? देखिए, राष्ट्रीय कंपनी बात करें NCLT की तो तलवंडी साबो पर जो ऋणदाता सेप्को द्वारा आपत्ति जताई जाने के बाद कारोबार डीमर्जर की योजना पर TSPL की याचिका खारिज कर दी गई थी। NCLT का यह फैसला चीन स्थित सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन द्वारा आपत्ति जताने के बाद आया था, और कंपनी ने बिजली इकाई में जानबूझ करके अपने 1251 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज को लेन देनों की सूची से बाहर रखा। वेदांता के प्रवक्ता के अनुसार NCLT का फैसला केवल तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के आवेदन और बिजली व्यवसाय से संबंधित है, और विलय के लिए प्रस्तावित अन्य व्यवसाय जो हैं वो प्रभावित या प्रवर्तित नहीं करता। पॉइंट यहाँ पर 1251 करोड़ का है जो बकाया कर्ज था और लेनदारों की सूची से बाहर रखा गया। एक पॉइंट अच्छा है। अगला फैसला आना है 4 अगस्त को, तो यहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस देखनी जरूरी होगी कि 4 अगस्त के पहले, 1 महीना अगस्त से पहले, मतलब 4 जुलाई के बाद इसमें कुछ रिएक्शन आना लगेगा, कोई ना कोई स्टॉक में एक अवेयरनेस होगी। अब पॉइंट है समझने वाला क्रूड ऑयल का। देखिए, क्रूड ऑयल पर एक बड़ा फैसला अगले 48 घंटे में आता नजर आ सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको पता है फिलहाल 60 से 65 के बीच चलते नजर आ रहे हैं, ब्रेंट और क्रूड के। जैसे कि आपको पता है अगर 70 से अबव निकलते हैं तो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि क्रूड महंगा होगा तो देश में महंगाई भी बढ़ेगी और कोल मार्केटिंग कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। वहीं पर अगर उसके दाम कम रहते हैं तो ये और वेल एंड गुड। अब देखिए पॉइंट क्या है कि रूस और सऊदी अरब पर और समेत 8 देश क्रूड पर अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला लेंगे और सीधा भाव पर उसका असर आता नजर आएगा। ओपेक प्लस आपको पता है जो 8 प्रमुख देशों ने जुलाई 2025 में कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो 4.11 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने का संकेत दिया है। इंटरनेशनल को 2 ओपेक प्लस प्रतिनिधियों ने बताया है कि यह फैसला इस हफ्ते के आखिरी में यानी कि कल शनिवार को होने वाली अहम बैठक में लिया जा सकता है। और बढ़ोतरी में ये देश शामिल है रूस, सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, अल्जीरिया, ओमान, कजाकिस्तान शामिल है। और इन देशों ने पहले 2 सेट में कटौती लागू की थी, यानी कि 1.6 मिलियन बैरल दिन की कटौती जो 2025 तक दिसंबर तक जारी रहेगी, और इसके अलावा 2.2 मिलियन बैरल दिन के अतिरिक्त मार्च 2025 तक लागू थी।
सो अप्रैल जून के दौरान धीरे धीरे हटाया जा रहा है। दैट मीन कहीं ना कहीं कच्चे तेल का उत्पाद बढ़ाने की बात कही जा रही है, और जो कि एक अच्छी बात है। अगर कच्चा तेल का उत्पाद बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दाम सही देखने के लिए मिल सकते हैं। और अप्रैल मई में भी 4.11 लाख दिन की बढ़ोतरी की गई और जुलाई में भी इस स्तर की बढ़ोतरी की तैयारी है। और भाप पर असर क्या होगा? यह कदम गर्मियों में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते उठाया जा रहा है, जब जेट फ्यूल, पेट्रोल, एयर कंडीशनिंग के लिए क्रूड की खपत बढ़ जाती है और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और अनिश्चितता के कारण तेल कीमतों पर दबाव भी बना हुआ है। ऐसे में यह बढ़ोतरी कीमतों को सपोर्ट कर सकती है। तो ये एक अच्छी खबर हमें इंडियन ऑयल में आती नजर आ सकती है। बाकी इस पर जो फैसला होगा फिर उसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल कमोडिटी रिएक्ट करती नजर आएगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने 3 PSU स्टॉक्स पर भरोसा दिखाया है और कंपनियों का प्रदर्शन है जबरदस्त और अभी और बहुत आगे जाएंगे। तो गोल्डमैन सैक्स ने सरकारी ऑयल कंपनियों के स्टॉक पर भरोसा जताया, स्टॉक पर अपने टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन ने HPCL पर बाइंग की रेटिंग दी है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 42 रुपये से बढ़ाकर 475 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज ने BPSL के स्टॉक पर भी बाइंग की रेटिंग को दोहराया और इसका टारगेट प्राइस 370 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपये कर दिया। लेकिन IOC के लिए ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग रखी, जिसके लिए टारगेट प्राइस 110 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया। वैसे तो आपको ख्याल हो तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस में बोल भी रहा था कि जितनी स्टॉक में परफॉर्मेंस रिजल्ट वाइज या जो चीजें देखने के लिए मिली उसके अकॉर्डिंग इंडियन ऑयल में हमें रैली भी देखने के लिए मिली। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी अभी भी अच्छी स्थिति में है। भले ही वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था बेहतर दिखने लगी, जो इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और मेन पॉइंट मार्केट के सेंटीमेंट भी मैटर करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और सेकंड थिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अगर नो डाउट बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में फिर से एक जंप आता नजर आ सकता है। गोल्डमैन ने अपने पॉजिटिव नजरिए को दर्शाते हुए 2026-27 के लिए इन कंपनियों के लिए लाभ अनुमान यानी कि बीटा में वृद्धि की है। 26 के अनुमानों में 26% और 27 में 5% की वृद्धि की है। ऐसे मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यह उम्मीद है कि ये कंपनियां आने वाले वर्षों में रिफाइनिंग को लेकर के और अच्छा होती नजर आ सकती हैं। मॉर्गन ने HPCL की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके JP मॉर्गन की बात कर रहे हैं, ओवररेट करके इसके बारे में अधिक पॉजिटिव रेटिंग दी। उन्होंने लगता है कि HPCL का स्टॉक अन्य स्टॉक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और JP मॉर्गन ने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 463 से 481 कर दिया और IOC के लिए भी 199 के टारगेट प्राइस तय किए हैं। और JP मॉर्गन ने कहा है कि यदि मौजूदा स्थितियों में नहीं बदलती तो IOCL, BPCL, HPCL वर्ष 26 की पहली छमाही की अपेक्षा 50 से 80% तक अधिक लाभ EBITDA ये कमा सकती है। थोड़ा और देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए कि बड़े जो ब्रोकरेज हैं, ब्रोकरेज जो फर्म्स हैं, बड़ी कंपनियां ब्रोकरेज की हैं, वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स भी अपग्रेड कर रही हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे नजर आ रही है। लेकिन ये लेवल आएंगे या नहीं ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। इंडियन ऑयल पे हम पी की बात कर लें तो पी रेशो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम कहें कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग या पी के अकॉर्डिंग फिलहाल स्कोर महंगा है स्टॉक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो स्टॉक में अगर 10 से नीचे पी रेशो तो वेल एंड गुड है। अगर थोड़ी सी और गिरावट या फॉल देखने के लिए मिलता है उसमें जो है नीचे के दाम पर खरीदने का मौका मिलता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि यहाँ पर देखिए पी रेशो वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें HPCL और BPCL तो वो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बट देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पी रेशो भी नहीं है, क्योंकि एवरेज देखें तो 20.77 निकल करके आ रही है अकॉर्डिंग टू पीयर कंपेयर। वहीं पर अगर रिजर्व की बात कर लें तो कंपनी के देखिए इस बार भी कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता नजर आया और काफ़ी अच्छा जंप भी हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा जंप नहीं हुआ जितना मार्च 2023 से 24 के बीच में देखने के लिए मिला था। इस बार कंपनी के रिजर्व में हमें करीब करीब काफ़ी अच्छा गेन होता नजर आया। और अगर किसी कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व रहता है तो नो डाउट कंपनी के लिए बोनस, डिविडेंड जैसी चीज़ें देनी आसान बात है। यहीं पर अगर हम FII DI की बात कर लें तो इनका स्टॉक इंडियन ऑयल में कंटिन्यूसली बढ़िया बना हो। अगर आप पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे या पिछले 2 साल से देखेंगे तो FII DI स्टॉक में हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहे। आपके सामने ही है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न नो डाउट दिए हैं। लेकिन फिलहाल पिछले जो 6 महीने या साल का जो सिनेरियो रहा है वो आप लोगों को पता ही है कि बाजार में बहुत कम स्टॉक हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छे बना करके दिए हैं। पब्लिक का स्टेक अच्छा बना हुआ है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इन एवरी क्वार्टर हमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब दिसंबर में देखिए 30,82,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे और मार्च 2025 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का जंप फिर से आता नजर आया। इससे पहले सितंबर में देखिए 28 करीब थे,
तो इन एवरी क्वार्टर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी स्टॉक में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि डिविडेंड जो है आकर्षित है, अट्रैक्टिव है, उसकी वजह से भी काफी इन्वेस्टमेंट स्टॉक पर बनी रहती है। देखिए कच्चे तेल की कीमतें तो गिरावट पर हैं, पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता नजर आएगा, नो है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह भी समझने वाला है कि जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की ओर बढ़ सकती है अगर कच्चे तेल की कीमतें गिरावट में देखने के लिए मिलती है, में दबाव देखने के लिए मिलता है तब। चलिए बात कर लेते हैं मेन इंडियन ऑयल पर ही। तो तेल कंपनियों को बड़ी राहत की उम्मीद, एलपीजी पर घाटा 45% तक हो सकता है कम, सामने आई ये वजह। तो एलपीजी उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने और आयात पर बढ़ती निर्भरता की वजह से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, और इसी बीच तेल कंपनियों के लिए राहत की उम्मीद जागी है। केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर स्थिर रहती हैं, तो तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी से होने वाले घाटे में वित्त वर्ष 26 में लगभग 45% की कमी आ सकती है। तो आपको पता है लास्ट ईयर जो कंपनी ने इतना कम प्रॉफिट दिखाया था लास्ट, तो आपको ख्याल होगा उसकी वजह यही थी कि कंपनी को एलपीजी पर बहुत घाटा पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 45% तक की घाटे में कमी आ सकती है। केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 26 में कंप्यूटिव एलपीजी अंडर रिकवरी काफ़ी कमी आने की संभावना है, क्योंकि कीमतें ऊंची हैं और कम अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों का मिश्रण है। सो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि $65 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल की कीमतें रहती हैं, तो कंप्यूटिव रूप से 26 में एलपीजी अंडर रिकवरी में 45% की कमी आने की उम्मीद है। अगर यह रिपोर्ट अंडर रिकवरी तेल कंपनियों को होने वाले घाटे में बारे में बताती है, एलपीजी सिलेंडर को उनकी लागत मूल्य से कम पर बेचती है, क्योंकि घरों में खाना पकाने के गैस को किफ़ायती रखने के लिए सरकार द्वारा कीमतों में रेगुलेट किया जाता है। भारत में लगभग 90% एलपीजी की खपत घरेलू खाना पकाने के लिए की जाती है, जबकि शेष 10% का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक और मोटर वाहन क्षेत्रों में किया जाता है। और अगर पिछले 10 वर्षों की बात कर ले तो एलपीजी भुगताओं की जो संख्या है वो दुगनी हो गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और नो डाउट ये आगे ग्रो करती भी नजर आ सकती है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी के वृद्धि के कारण एलपी की खपत भी तेजी से बढ़ी है, और भारतीय रिफाइनरी ने मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं की, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। और 25 में घरेलू एलपीजी की लगभग 60% जरूरी आयात के जरिए पूरी गई, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 40% थी। तो चलिए इसको तो छोड़ते हैं, लेकिन मेन पॉइंट समझने वाला है कि एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एलपीजी उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती नजर आई। लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें कम है, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता भी नजर आ सकता है। अगर 25 में तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर पर लगभग 220 रुपये की महत्वपूर्ण एलपीजी अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ा, यानी कि 220 रुपये का लॉस, और 3 प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुल मिलाकर 41,270 करोड़ का नुकसान भी हुआ, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ा। और एलपीजी की कीमतों में हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 26 में जो अंडर रिकवरी में 25% कमी आने की उम्मीद है। दैट मीन लॉस तो अभी भी हो रहा है, नो डाउट, लेकिन 25% की उस लॉस में कमी आ सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में कमी आने की भी संभावना है। और एलपीजी के वैश्विक बेंचमार्क सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी मार्च मई में गिरावट आई है 2025 में। और रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण यह गिरावट वित्त वर्ष 26 में अंडर रिकवरी को लगभग 20% तक कम कर सकती है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को कवर किया, एक तो डीप भी समझा और मोटी मोटी बात को भी समझा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कम कीमतों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बेनिफिट में हैं। तो ये हमने जो पॉइंट बात थी कि इंडियन ऑयल में काफ़ी सारे बिजनेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बात की है एलपीजी को लेकर इस 3-4 लाइंस में या इन 3-4 टॉपिक्स पर। आगे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी बना सकती हैं, प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। अगर आपका भी व्यू जो है लंबे समय के लिए है तो बिल्कुल पहले 5 मिनट के लिए क्लैरिटी से समझेंगे, क्योंकि ये अपडेट्स आपको क्लियर करेंगे कि लंबी अवधि में इंडियन ऑयल में क्या हो सकता है। तो IOCL का जो 2047 तक का रिवेन्यू का जो टारगेट है वो डेटा सेंटर और परमाणु ऊर्जा, बैटरी, खनन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, और $1 ट्रिलियन का यहाँ पर रिवेन्यू का लक्ष्य है 2047 तक इंडियन ऑयल कंपनी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL डेटा सेंटर, परमाणु ऊर्जा उत्पाद, शिपिंग और महत्वपूर्ण जो खनिज खनन है और बैटरी विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में
अपनी ग्रोइंग या विविधता लाने पर विचार कर रही है। लोगों ने बताया है कि भारत की शीर्ष रिफाइनरी और ईंधन रिटेलर में अपने मुख्य व्यवसाय में वर्ष वित्त 2028 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि प्रति वर्ष MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 13 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता का लक्ष्य बना रही है। ये पहले 2047 तक जो पहल है ये $1 ट्रिलियन के राज्य स्तर तक पहुंचने और परिचालन रूप से शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट, आपको पता है कार्बन जो है फॉसिल फ्यूल से छुटकारा गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट उस पर अपने टारगेट्स, लक्ष्य ज़्यादा ई एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देती नजर आ रही है और इसी तरह से यहाँ पर शून्य कार्बन की बात कही जा रही है। सरकारी कंपनी की जो रिफाइनिंग क्षमता का लक्ष्य है वो फिलहाल 81 MMTPA से 25% की वृद्धि को दर्शाता है और फिर भारत के में पेट्रोकेमिकल उत्पाद 4.3 MMTA से 3 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। प्राकृतिक गैस के और व्यापार कारोबार में भी 8 MT से दुगना होकर 16.5 मिलियन टन MTP हो जाएगा। वहीं पर हरित ऊर्जा के भी नए व्यवसायों में IOCL 31 गीगावाट क्षमता को लक्षित कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जो प्रेजेंटली 247 मेगावाट से काफी अधिक है और इसका टारगेट 80 किलो टन प्रति ईयर हरित हाइड्रोजन क्षमता और 5 गीगावाट घंटे लिथियम आयन सेल बैटरी उत्पाद भी है। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें ऐसी है जिनको समझने के लिए हमें अलग से थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे अब आपको पता है लिथियम आयन सेल, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन ऑयल के काफ़ी सारे बिजनेस हैं, तो कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल यहाँ पर समझने सुनने से ही समझ आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा डीप जा करके समझने के लिए नीड रहती है। ईमेल में IOCL ने जवाब दिया है प्रवक्ता ने कि कंपनी के जो भारत की ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप या ऊर्जा व्यवसाय से संबंधित सभी जो संभावित क्षेत्र की खोज कर रहा है, जिसमें नए क्षेत्रों में प्रवेश करना भी शामिल है और नए वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी के विस्तार और व्यापक पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट और विशेष रूप से गठित विशेष परियोजना जैसे कि वाहन SPV दोनों के माध्यम से परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में हुंडई के साथ भी कंपनी का एक कोलैब हुआ था जो मैंने डिस्कस किया था। निष्पादन और कार्यान्वयन जोखिमों को कम करने के लिए इंडियन ऑयल सभी क्षेत्रों में अग्रणी रणनीतियों भागीदारियों के साथ सहयोग कर रहा है। ये तो बात मानने वाले कि इंडियन ऑयल हर काफ़ी सारे जो जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग अग्रणी क्षेत्रों में काम करता नजर आ और ये साझेदारियां न केवल जोखिम विविधीकरण में मदद करेंगी बल्कि साझा निवेश और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से फंड जुटाने में भी योगदान देती हैं। और पूंजीगत व्यय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा, इन पहलों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पूंजीगत जो व्यय है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो स्रोतों और ऋण के संतुलन मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। और डेटा सेंटर में भी काफ़ी अच्छा व्यवसाय IOCL मौजूदा अतिरिक्त फाइबर परिसंपत्तियों उपलब्ध रियल एस्टेट के मुद्रीकरण के अवसरों की तलाश कर रही है। साथ ही मौजूदा और नियोजित जो हरित ऊर्जा है और नए व्यवसायिक डोमेन के साथ तालमेल का भी लाभ उठा रही है। पश्चिम तट पर जो है कंपनी पूर्वी आयात और निर्यात के लिए भी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की योजना बना रही है और खुदरा बिक्री के लिए अफ्रीका और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रवेश करेगी। कंपनी भारत और विदेश दोनों में भागीदारी के माध्यम से अपनी समुद्री रसद को मजबूत करने के तरीकों की खोज कर रही है। प्रस्तुति के अनुसार ये कहते हुए कि अपनी ऊर्जा संकल्पन रणनीति के हिस्से के रूप में यह कई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल होने की योजना बना रही है। इंडियन ऑयल के पास वर्तमान में 702 मेगावाट की इकाइयां स्थापित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक उद्यम भी है और परियोजना स्थल की पहचान और अंतिम रूप देने के काम चल रहा है। शिपिंग में कंपनी बहुत बड़े कच्चे माल वाहक के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ गठजोड़ पर विचार भी कर रही है। और इंडियन ऑयल 20,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों का संचालित करता है, जो इसके ईंधन परिवहन लॉजिस्टिक की रीढ़ है। और IOCL के प्रवक्ता ने कहा है कि पाइपलाइनों के पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे जो दक्षता है परिचालन और बढ़ाने के अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना शामिल है और हमें अपने कार्यबल को ज्यादा कुशलता से तैनात करके और सुरक्षा से समझौता किए बिना अनुकूलित बड़ी मात्रा में काम प्रबंध। तो ये हमें इंडियन ऑयल पर काफ़ी अच्छी अपडेट फॉर फ्यूचर के लिए नजर आ रही है। लेकिन इंडियन ऑयल में एक चीज़ काफ़ी मैटर करती है, वो है क्रूड और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस। बात करें तो ब्रोकरेज क्यों है बुलिश, दिया अब तक का हाईएस्ट टारगेट प्राइस, कहा 49% तक उछलेगा PSU शेयर। कंपनी के तिमाही नतीजे भी जबरदस्त रहे, जिसके बाद शेयर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयर में मौजूदा स्तर से और तेजी आने की संभावना जताई। जेफरीज ने बाई रेटिंग बनाते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शेयर की कीमत का टारगेट प्राइस 160 रुपये पर बनाए रखा है और यह शेयर के बुक वैल्यू के लिए एक साल की कीमत का 1.2 गुना है।
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी नोट में लिखा है कि अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की गिरावट की वजह से कंपनी को नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन्वेंट्री घाटा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अगले 30 दिनों में कंपनी के शेयर में कीमत पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और 2 मई को ये अपडेट देखने के लिए हमें मिली थी। उसके बाद यहाँ पर 30 दिन का हिसाब लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अभी तक बना हुआ है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 12 महीने के जो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात है वो 0.9 गुना पर बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज से 25% कम है। और ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर 205 रुपये का टारगेट प्राइस भी दिया। के लिए बड़ी खबर आती नजर आ रही है। सबसे पहला पॉइंट, ओडिशा सरकार आयात को कम करने के लिए $14 अरब की पेट्रोलियम रसायन परियोजनाओं पर विचार कर रही है और भारतीय तेल करेगी निवेश। $14 अरब एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। अभी तक इंडियन ऑयल द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स 2024 या 25 में देखने के लिए मिले, उस सारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की अमाउंट है ये $14 अरब। इंडियन ऑयल ने पिछले महीने ही पारादीप में फिनॉल और पॉलीथीन के उत्पाद के लिए दोहरी फीड क्रैकर और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह पहले से ही वैसे तो 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली तेल रिफाइनरी को चला रहा है, और कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना में लगभग 610 बिलियन रुपए का निवेश करेगी। और शर्मा ने गोपनीयता समझौते के कारण नाम उजागर किए बिना कहा कि अन्य जो व्यवसाय हैं ऐसा ही कर सकते हैं, और विदेशी जो डाउन स्ट्रीम मतलब पेट्रोकेमिकल इकाइयां हैं या पारादीप में स्थानांतरित कर सकते हैं। और शर्मा ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने की ओडिशा की रणनीति में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया भी पाए जाने वाले वैश्विक मानों के लिए एक बुनियादी बेहतर ढांचा प्रदान करना भी शामिल है। में 96 से 1000 से अधिक खुदरा आउटलेट हैं ईंधन के, जो देश भर में पेट्रोल और डीजल बेचती हैं। इन शॉर्ट कहें दुकानें, और इनमें से अकेले इंडियन ऑयल के पास 40,000 से अधिक दुकानें हैं। और इसके बाद अन्य 2 सार्वजनिक क्षेत्र की इधर खुदरा कंपनियां यानी कि BPCL और HPCL में भी प्रत्येक के पास लगभग 24,000 ईंधन खुदरा स्टेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी और शेल जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास भी कुल मिलाकर लगभग 9,000 ईंधन स्टेशन हैं। और LPG या फिर रसोई गैस के लिए भी आप पूरे भारत में 25,000 से अधिक आउटलेट हैं, जिसमें इंडियन ऑयल के पास लगभग 13,000 आउटलेट हैं। अलावा समझे तो यहाँ पर एक और अपडेट आती नजर आ रही है। 4 मई की हम बात करें, 5 मई को जो आता नजर आया, तो 4 मई को रिड्यूस करते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर प्रभुदास इल्लाधर जी जो है 122 के टारगेट नजर आए। ओसवाल ने इंडियन ऑयल पर 165 के टारगेट बाइंग की रेटिंग के साथ दिए। मोतीलाल ओसवाल बुलिश होते IOCL पर नजर आ रहे हैं, रेकमेंड करते बाइंग की रेटिंग स्टॉक के साथ नजर आए हैं 165 रुपये। नुवामा की बात कर लें तो नुवामा ने यहाँ पर रेटिंग कम करें की बात दोहराई है और 123 रुपये का टारगेट दिया है। HDFC सिक्योरिटीज ने IOCL पर 128 रुपये के टारगेट दिए हैं, कम रेटिंग दी है। पेट्रोकेम कुछ एनालिसिस द्वारा बाइंग की रेटिंग दी जा रही है, कुछ एनालिसिस द्वारा सेल की रेटिंग दी जा रही है। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी। सेकंड थिंग यहाँ पर ये है, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल यही रहते हैं या फिर LPG के दाम भी यही रहते हैं, तो नो डाउट कि अगर पिछले 3 महीने में अगर दाम वही रहे और क्रूड ऑयल सस्ता था तो कंपनियों को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आगे भी कम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडियन ऑयल में फिर से एक सिनेरियो बनता नजर आए। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि कंपनी ने रिजल्ट से पहले ही काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, 110 से करीब नीचे लो लगा करके दोबारा से स्टॉक चला, 134 तक तो रिजल्ट से पहले ही देखने के लिए करीब करीब मिल रहा था, और फिर अब जब रिजल्ट आए तो स्टॉक ने 150 तक के करीब का हाई लगाया। दैट मीन कहीं ना कहीं एक रिकवरी उतनी ही स्टॉक में होती नजर आई। अब आगे मैटर करता है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम रहते हैं तो हम आगे और कुछ एक्सपेक्टेशंस तेजी की कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ते हैं, इसी के अलावा उन्होंने खरीदने की सलाह भी दी है और 180 रुपये के टारगेट भी बनाए हैं, बढ़ा कर टारगेट प्राइस दिया है जो कि पहले 155 था। इसी के अलावा 2028 के EPS के भी 20% शेयर के साथ आय में वृद्धि के कारण किया गया है। इसके अलावा समझे तो HSBC ने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कहा है कि क्रूड में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सीधा फायदा होगा। IOC से कंपनियों के शेयर पर खरीदारी की राय रही। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपये कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया।
CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है, और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदने की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। होप सो आपको ये सब। इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से सूचित कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने एजीएम में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144 और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपये होगा, 65। और अगर इस स्तर को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपये होगा HPCL के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है। बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहाँ पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहाँ पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स। बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्ली शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। देखिए बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपए पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की बात करेगी। माइंट्री की बात करें तो 45 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, मई 23 यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा भी हैवेल्स इंडिया और सुला विनियार्ड्स लिमिटेड भी 23 और 25 मई की रिकॉर्ड के साथ 2 रुपये और 6 रुपये पर इक्विटी शेयर देती नजर आएगी। SBI की बात कर लें तो SBI का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है।